हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम भारतीय संविधान का बहुत इंटरेस्टिंग पड़ाव राज्य के नीति के निर्देशक तत्व के बारे में वर्णन करने वाले हैं। दोस्तों, मैं डॉक्टर राज और आज हम नीति के निर्देशक तत्वों को एक स्पेसिफिक तरीके से पढ़ेंगे। हम क्रम वाइज सारे आर्टिकल न पढ़ के हम लोग नीति के निर्देशक जिस टाइप से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, DPSP शॉर्ट में बोलते हैं उनको, जिस टाइप से परीक्षाओं पूछे जाते हैं उनको हम लोग खंड वाइज आर्थिक अलग, न्यायिक अलग, इस टाइप से हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि आर्थिक न्याय संबंधी निर्देशक तत्व हम पढ़ रहे हैं। तो आर्थिक न्याय संबंधी निर्देशक तत्वों के सिर्फ दो खंड में पढ़ेंगे, दो पार्ट में इस वीडियो को हम पढ़ेंगे। पहला पार्ट में आर्थिक न्याय संबंधी, दूसरे पार्ट में और दूसरा पार्ट। तो हम लोग डिवीजन करके इसको पढ़ रहे हैं, आपको बहुत आनंद आएगा। आर्टिकल लगभग सारे आपके सामने आएंगे, लेकिन हम एक एक आर्टिकल क्रम वाइज नहीं पढ़ेंगे कि 36, 37, 38, 39 टाइप। ठीक है दोस्तों। तो संविधान के भाग 4 आर्टिकल 36 से लेकर 36 से लेकर 42 तक में नीति के निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। अब देखिए 36 में क्या कहा गया, ये आपको बता देता हूं मैं। 36 में राज शब्द को परिभाषित किया है। जी हम मूल अधिकार की फर्स्ट वीडियो में आपको राज शब्द को परिभाषित कर बता चुके हैं, राज शब्द क्या होता है। देखिए दोस्तों, 37 में क्या कहा गया कि नीति के निर्देशक तत्वों को, नोट कर लीजिए, नीति के निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। मतलब इनके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। अब होता क्या है, नहीं, अब क्वेश्चन ही आया कोर्ट क्यों नहीं जा सकते, इसीलिए मैं आपको यहां से बता रहा हूं। कोर्ट न जाने का कारण क्या है कि ये हमारे कर्तव्य हैं, एक तरह से राज्य के कर्तव्य हैं। राज्य को संविधान द्वारा कुछ कर्तव्य दिए गए हैं, ड्यूटी दी गई हैं, जो कि जनता के लिए है। राज्य को यह काम करने का ऑर्डर दिया गया है, यानी कर्तव्यों का बोध कराने का आधार दिया गया है। जैसे संविधान में सामाजिक आर्थिक न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में, उस परिकल्पना को हम पूरा करने के लिए, यहां पर हम DPSP के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, नीति के निर्देशक तत्वों में क्या है, ये क्यों दिए गए, ये राज्य को, ठीक है, मॉरल ड्यूटी दी गई, नैतिकता का बोध कर रहे हैं, लेकिन नीति के निर्देशक क्या होते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना करना। लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना, हमारा लोक कल्याण हो, जनता का कल्याण हो। इस परिकल्पना के लिए आप ये जानते हैं, जब कोई परिकल्पना की जाती है तो उसमें क्या होता है, लोक कल्याण में क्या आता है, सामाजिक आर्थिक सारे लोगों को उत्थान, आर्थिक उत्थान। अब जब उत्थान होगा तो उत्थान के लिए क्या करेंगे, नैतिकता क्या है, इसमें नैतिक मूल्यों की बात करी गई है कि आपको नैतिकता की बात, नैतिक आदर्श का समावेश। देखिए, आप जानते हैं जब नैतिक आदर्श हमारे अंदर आदर्श होंगे, समझने की बात है, जब नैतिक आदर्श होंगे तो लोक कल्याण ऑटोमोड में है। क्यों कि नैतिकता हमारे अंदर होगी, आदर्श अच्छे हमारे अंदर होंगे, तो हम क्या करेंगे, समाज का कार्य करेंगे, सामाजिक उत्थान की बात करेंगे, आर्थिक उत्थान की बात करेंगे। तो समाज का उत्थान होगा तो आर्थिक उत्थान होगा। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता की बात हो रही है यहाँ। तो DPSP कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और विश्व में केवल 2 ही देश ऐसे हैं दोस्तों जहां पर नीति के निर्देशक तत्वों का वर्णन है, एक आयरलैंड, एक भारत। तीसरा कोई देश नहीं है जहां पर DPSP को वर्णित किया गया है। ठीक है। तो अब मैं क्रम वाइज एक पार्ट के हिसाब से मैं चलूंगा। तो हम बात करेंगे, अब हम कई डिवीजन किए, अगले वीडियो में दूसरा पार्ट पढ़ेंगे हम लोग। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक न्याय संबंधी, अगले वीडियो पढ़ेंगे न्याय शिक्षा प्रजातंत्र संबंधी। तो इस वीडियो में पढ़ रहे हैं न्याय संबंधी। आर्थिक न्याय होता क्या है, आप जानते हैं, आर्थिक न्याय में खाली आर्थिक न्याय पैसा बंटवारा नहीं होता। आर्थिक न्याय में समाज में लोग काम करने वाले, स्त्री पुरुष, वर्कर, मजदूर, उद्योग, इंडस्ट्री, सबके लिए आर्थिक न्याय होता है। देखिए, पहला हमारा इसमें करीब 11 पॉइंट है दोस्तों आर्थिक न्याय में। हम वही आर्टिकल पढ़ रहे हैं, लेकिन उन आर्टिकलों में हमने छांट के एक जगह किया है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। परीक्षाओं में इस टाइप से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, आर्थिक न्याय से संबंधित कौन सा आर्टिकल नहीं है या कौन सा है। 3-4 दे दिए, एक नहीं दिया, आपको पहचानना होगा कि आर्थिक न्याय का कौन सा है। देखिए, प्रत्येक राज्य
स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। यानी कोई स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं होगा। नंबर 1 प्रयत्न करेगा, मतलब स्त्री पुरुष में समान रूप से जीविका के साधन, जीविका मतलब रोजगार, धंधा पानी, आप खाना, आप भोजन कहां से करते हैं? काम करके। तो जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 39 के काम में कहा गया ये बात। आर्टिकल 39 का क्या कहता है कि जीविका के साधन उपलब्ध कराएगा। जबरदस्ती नहीं है। राज्य अगर उपलब्ध नहीं कराता है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। ये आर्टिकल 37 में कहा गया, आप कोर्ट नहीं जा सकते। देखिए, राज्य देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक लोग हित हो सके। भौतिक साधनों का स्वामित्व क्या होता है? जैसे हमारे पास जो भी भंडार है, चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे हमारे खाने पीने की सुविधा हो, राज्य के पास जो तो भौतिक हित है, यानी स्वामित्व है और नियंत्रण है, उसके आधार पर ऐसा कार्य करेगा अधिक से अधिक लोक हित हो, जनता का अहित हो, हित हो। यह आर्टिकल 39 के खा में कहा गया। 39 को चा तक हमने वर्णित किया है, का खा गा चा। ये 39 में इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो 39 का खा गा चा, ये देखिए। अब राज्य देश के बहुत, अब मैं एक बात बता दूं, 39 का खा गा चा तक, उसके बाद एक और मिलेगा आपको आगे, कल वीडियो पढ़ेंगे। 39 का एक पार्ट और जोड़ा गया डैश करके, 39 का ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, 77 में प्रभावी हुआ था। बताइए आगे। देखिए, राज्य इस बात का ध्यान रखेगा, किस बात का? कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का, संपत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार केंद्रीकरण न हो कि सार्वजनिक हित को किसी प्रकार की हानि पहुंचे। संपत्ति केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए संपत्ति के साधनों का। एक व्यक्ति पर पूरी संपत्ति इकट्ठी न हो जाए, प्रोडक्शन हो रहा है तो उस पर एकदम प्रेशर एक जगह आ जाए, केंद्रीकरण हो, सेंट्रलाइजेशन हो, एक व्यक्ति इतना पैसे वाला हो जाए, एक व्यक्ति इतना, इस टाइप की कोई कंडीशन न हो, इस टाइप के जनता को हानि न पहुंचे। ये आर्टिकल 39 के गा में कहा गया। समझ रहे आप? सेंट्रलाइज पावर नहीं होनी चाहिए। इसी संपत्ति का अधिकार हटाया गया था कि संपत्ति का अधिकार हटाने का कारण क्या था कि ये लोग इकट्ठा पैसा करते करते एक जगह स्थिति होती थी, इसलिए संपत्ति के अधिकार को हटा दिया हमने। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सेंट्रलाइज, केंद्रीकरण नहीं होगा। अगर एक व्यक्ति पैसा का पैसा वाला हो जाएगा तो वो समाज में समानता रहेगी क्या? लोक कल्याण रहेगा क्या? नहीं। इसलिए नेक्स्ट है अगला पॉइंट, राज्य प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करेगा। समान कार्य का समान वेतन, ऐसा नहीं कि पुरुष काम कर रहा है उसको वेतन ज्यादा, महिला काम कर रही है उसको वेतन कम, या अपना रिश्तेदार उसको पैसा ज्यादा, दूसरा कोई बंदा है उसको पैसा ज्यादा, जाति धर्म के आधार पर अपनी जाति का है उसको पैसा ज्यादा और दूसरी जाति का उसको कम, ऐसा नहीं करेंगे। समान कार्य का समान वेतन मिलेगा, ये यहाँ पर साफ साफ कहा गया है। आर्टिकल 39 का घ में कहा गया है। नेक्स्ट, राज्य श्रमिक स्त्री पुरुष के स्वास्थ्य, शक्ति, बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं होने देगा। स्त्री पुरुष का स्वास्थ्य की बात करें तो जिस कंडीशन में स्त्री पुरुष कार्य करते हैं उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाएगा। स्वास्थ्य कैसा है उनका स्वास्थ्य कंडीशन क्या है, ऐसा नहीं काम कराए जा रहे साम्यवादी देश, तानाशाही देशों में ऐसा होता है, ऐसा नहीं। उनके स्वास्थ्य की देखभाल करेगा। उनके सुकुमार अवस्था, बच्चे हैं उन पर 14 साल से आपको प्रतिबंध किया गया, 14 साल से कम के बच्चे कारखानों का काम नहीं करेंगे, तो उनकी सुकुमार अवस्था पर क्या करा, दुरुपयोग नहीं होने देगा। आर्टिकल 39 के अड़ा में कहा गया। यानी ए बी, ऐसे भी इंग्लिश में लिख सकते हैं, ए हिंदी में नहीं तो आप बी सी डी और ई। देखिए अगला है, राज्य द्वारा बच्चों युवकों के शोषण से, बच्चों युवकों का शोषण मतलब बच्चों का कोई शोषण नहीं होना, यानी कठिन कार्य उनकी कंडीशन के हिसाब से, उम्र के हिसाब से कार्य कराया जाएगा और भौतिक और नैतिक प्रज्ञा की रक्षा की जाएगी। उनका फिजिकल और मोरल उसका डिमोलाइज नहीं किया जाएगा, उनको नैतिक उत्थान किया जाएगा। तो राज्य को भी तो कर दिया है कि राज्य तुम भी नैतिक उत्थान करिए। तो ये राज्य द्वारा बच्चों को, युवकों की शोषण नहीं होने देगा, युवा लोगों को किसी तरह का शोषण नहीं होने देगा। युवा व्यक्ति है 12 से 8 घंटे का काम है, 18 घंटे कराए यार, इस टाइप कोई शोषण नहीं होगा। ये 39 के च यानी एफ में कहा गया। ठीक है, अगला है, राज्य अपने आर्थिक साधनों के अनुसार सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार से रोजगार, शिक्षा पा सके और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सके। समझ लिया आप?
आर्थिक साधनों के अनुसार जो राज्य के पास सब सुविधा है उसके आधार पर, राज्य के आधार पर, साधनों के आधार पर अपनी नागरिक योग्यता और रोजगार पा सके, शिक्षा पा सके। अब हमारे पास लेकिन सुविधा है नहीं। अब कश्मीर में जाके कहें कि आप कारखानों में काम करवाइए इंजीनियर को, है नहीं इंडस्ट्री ज़्यादा हो, तो क्या करेंगे आप? तो इंजीनियर कहाँ दूसरे काम करने आएगा? तो ऐसी कंडीशन आर्थिक साधनों के आधार पर, ये नहीं कि आप राज्य के खिलाफ जा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, नहीं कर सकते आप, सुविधाएं नहीं है तो क्या करेंगे? तो उसके आधार पर वहाँ कंडीशन नहीं है, तो कंडीशनों के आधार पर शिक्षा पा सके। बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी आदि समय देखा 2000 रुपये महीने बुढ़ापे बूढ़े लोगों को देते हैं, भाई उस टाइप का देते हैं, है ना, वृद्धावस्था पेंशन वगैरह, ये सब कंडीशन तो आर्टिकल 41 में कहा गया, आर्टिकल 41 में कहा गया। अगला है, राज्य प्रयत्न करेगा कि व्यक्तियों को अपनी अनुकूल अवस्था में ही कार्य करना पड़े। स्त्रियों को देखो अनुकूल अवस्था, ऐसी कंडीशन कि व्यक्ति के आधार पर, अब कुछ कारखाने ऐसे होते हैं या आप खानों में देख काम करने वाले गैस होती है वहाँ, तो अनुकूल अवस्था नहीं होती, वहाँ लोग घबरा के मर जाते हैं, उनका ध्यान रखें। गवर्नमेंट को चाहिए कि वह पूरी सुविधा, राज्य को चाहिए वो सुविधा उपलब्ध कराए, तो ऐसी अनुकूल अवस्था उपलब्ध कराए। दूसरी, स्त्रियों की प्रसूति सहायता के लिए, प्रसूति सहायता आप जानते हैं प्रेग्नेंट लेडी, उसकी सुविधा, उसको काम करने की सिस्टम, काम करने की दशाएं, कम ज़्यादा काम नहीं कराया जाए जिससे कि उसके बच्चे पर असर पड़े, इस टाइप कंडीशन को राज्य उपबंध करेगा, आर्टिकल 42 में कहा गया। अगला, कृषि और उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों को अपने जीवन निर्वाह के लिए यथोचित वेतन मिल सके, यानी कृषि और उद्योग, किसानों को सुविधा मुहैया कराया जाए, उद्योग में लगे हुए व्यक्तियों को मजदूर निर्वाह, जीवन निर्वाह मिल सके। जैसे मनरेगा वाला बहुत सुविधाएं चल रही है हमारे यहाँ, उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके। गांव में व्यक्तिगत अथवा सहकारी आधार पर, व्यक्तिगत अथवा सहकारी कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग लगे, जरूरी नहीं सरकार ही लगाए, सरकार उनको मुहैया कराए। जैसे भी मोदी का अभियान चल रहा है स्टार्टअप इंडिया वगैरह के, पैसा मुहैया कराते हैं, आप पैसा मुहैया कराएंगे, आप ग्रो करिए, व्यवसाय बढ़ाइए, तो ये सब प्रोत्साहन दे, आर्टिकल 43 में कहा गया सर है। अगला है, राज्य उचित व्यवस्थापन तथा अन्य प्रकार के औद्योगिक संस्थानों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी बनाने के कदम उठाए। राज्य उचित व्यवस्थापन या अन्य प्रकार के औद्योगिक संस्थानों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी बनाने के लिए कदम उठाएगा। कर्मचारियों की क्या भागीदारी है वो भी क्लियर हो, ये बाद में जोड़ा गया दोस्तों, आर्टिकल 43 के का ये जोड़ा गया है। देखो आर्टिकल 43 अभी आप नहीं पढ़ा, कृषि उद्योग में लगे मजदूर, लेकिन आर्टिकल 43 है, एक तो जोड़ा आर्टिकल 43 का 42 में संविधान संशोधन में जोड़ा गया था ये, और ये 77 में प्रभावी हुआ था। राज्य द्वारा व्यक्तियों के मध्य आय, प्रतिष्ठा, अवसर, सुविधाओं के असमानता को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा, यानी असमानता नहीं होगी, मध्य आय, प्रतिष्ठा, किसी प्रतिष्ठा को आंच नहीं आने दी जाएगी और सभी असमानता को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। ये आर्टिकल 38 का क्लॉज 2 1 2 3 4 क्लॉज 2 में जोड़ा गया। 44 में संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया था ये 38 का 2। ये आप इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राज्य द्वारा व्यक्तियों के मध्य आय, प्रतिष्ठा, अवसर तथा सुविधाओं की असमानता को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। 38 का 2 देखिए, जैसे हम पढ़ेंगे आपको आगे हम पढ़ेंगे 39 का, जिसका पढ़ रहे हैं आप लोग, कल हम बात करेंगे अगले पार्ट 2 में कि 39 का क, यहाँ भी क ख तक पढ़ा हमने, लेकिन वहाँ 39 का पढ़ेंगे, वहाँ भी सुविधाएं बताई जाएगी, लेकिन वो 42 में संविधान संशोधन जोड़ा गया। आप कन्फ्यूज मत होइएगा, सारे आर्टिकल को ध्यान से पढ़िए, परीक्षा में ये बहुत पूछे जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, आप उसको ध्यान से फोकस करिए दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।